हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी ईवीएस। अगर आप सीटेट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। जैसे कि ईवीएस में मैं आपको थर्ड क्लास के एनसीईआरटी के ऑल चैप्टर्स कंप्लीट करा चुकी हूँ और वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है, राज स्टडी पॉइंट पर। हर चैप्टर की वीडियो बनाकर उसको अपलोड कर दिया है। और जो एनसीईआरटी क्लास 4 की बुक है उसके जितने भी चैप्टर्स हैं वो मैंने सारे ही कंप्लीट कराकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखे तो पहले आप वो थर्ड क्लास की और फोर्थ क्लास की एनसीईआरटी की जो बुक है उसके सारे चैप्टर्स को एक बार देख लें। फिर उसके बाद ये मैं आज स्टार्ट करूँगी क्लास फिफ्थ की जो एनसीईआरटी की बुक्स है। क्लास फिफ्थ की जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें जो ईवीएस के चैप्टर्स हैं आज मैं आपके साथ वो डिस्कस करूँगी। चलिए चलते हैं, हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्तों को। देखिए, इसमें बताया गया है कि जैसे इसमें सब में जानवरों के बारे में बताया गया है, जैसे कि कैसे पहचाना चींटी ने दोस्तों को, कैसे चींटी दूसरी चींटियों को पहचानती है और कौन सी चींटी का क्या काम होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगी मच्छर के बारे में, कुत्ते के बारे में, पक्षी के बारे में, चील, बाज, गिद्ध के बारे में, सांप, और मतलब हर जानवर की आवाज़ें किस तरीके से वो अलग अलग आवाज़ निकालते हैं, मछलियाँ। मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगी आज, और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा सुनकर। देखिए, मच्छर मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध कैसे पहचानते हैं तो मैं आपको बताती हूँ। मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की ओर, तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेते हैं। मच्छर को कैसे पता चलता है कि इस जगह पर इंसान है, और मतलब वो हमें कैसे आकर मतलब काट वाट लेते हैं, तो उन्हें किस तरीके से पता चलता है। मच्छर हमें कैसे पहचानते हैं? तुम्हारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे। कैसे? पैरों के तलवे की ओर तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेते हैं। पैरों के तलवे में जो तुम्हारे शरीर की गर्मी है उससे वो तुम्हें ढूंढ लेते हैं। चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ कुत्ते के बारे में। कुत्ता, देखिए, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को कैसे पहचानता है। तो देखिए, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया है। कुत्ता कैसे पहचानता है कि दूसरा कुत्ता आया है इलाके में, तो वो उसके मलमूत्र, उसके टॉयलेट की वजह से उसको पहचान लेता है कि ये हमारे इलाके का कुत्ता नहीं है, दूसरे इलाके से आया हुआ कुत्ता है। चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ पक्षी के बारे में। देखिए, ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। आपने देखा होगा बहुत से पक्षी होते हैं जिनकी आंखें क्या होती हैं, सिर के दोनों साइड होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। एक ही समय में क्या करते हैं, वो दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। जब ये सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। मतलब जो पक्षी होते हैं वो एक ही समय पर दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डालते हैं, और जब इनकी आंखें बिल्कुल सामने की तरफ होती हैं तब इनका फोकस एक ही चीज़ पर होता है। ठीक है, इनके सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं, इसलिए क्या करते हैं, एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों को देख लेते हैं। लेकिन जब ये सामने की तरफ देख रहे होते हैं तो इनका फोकस एक ही चीज़ की तरफ होता है। चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ पक्षी। आपने देखा होगा ज़्यादातर पक्षी क्या करते हैं, गर्दन हिलाते रहते हैं। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? चलिए, देखिए, पक्षी गर्दन क्यों हिलाते हैं? क्योंकि ज़्यादातर पक्षियों की आँख की पुतली घूम नहीं सकती। क्यों हिलाते हैं? क्योंकि जो उनकी आँख की पुतली है वो क्या होती है, घूम नहीं सकती। वह अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। इसलिए क्या करते हैं कि पक्षी गर्दन हिलाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो आँख की पुतली है वो क्या करती है, घूम नहीं सकती। जो उनकी आँखों के अंदर जो पुतली होती है वो घूम नहीं सकती, वह अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास की चीज़ों को देखते हैं। पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है। मैंने भी आपको बताया था कि पक्षी जब सामने की तरफ देखें तो समझ जाओ कि उनका फोकस एक ही चीज़ पर है, और जब पक्षी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का भी एहसास होता है कि चीज़ कितनी दूरी पर है। और जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है। मैंने आपको बताया कि पक्षी एक ही समय पर दो चीज़ें देख सकते हैं, क्योंकि उनकी जो आंखें हैं दोनों साइड होती हैं। तो वो क्या करते हैं कि एक ही समय में दो चीज़ों को देख सकते हैं। लेकिन जब वो सामने की तरफ देखते हैं तो मतलब वो किसी एक चीज़ को देख रहे हैं, और उन्हें किसी चीज़ की दूरी का एहसास भी होता है कि चीज़ कितनी दूरी पर है। आई होप कि यहाँ तक पक्षी तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। मैंने मच्छर, कुत्ता, पक्षी और उनके वो गर्दन क्यों हिलाते हैं यहाँ तक आपको समझाया। देखिए, मैं आपको बताती हूँ चील, बाज और गिद्ध के बारे में। चील चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर देख सकते हैं। जो चील, बाज और गिद्ध हैं ये हमसे और 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। तो देखिए, जो चीज़ हमें 2
मीटर की दूरी पर दिखाई पड़ती है, वही चीज़ ये 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी पर दिखाई दे रही है, मतलब हमें 2 मीटर की दूरी पर हम देख पाएंगे, वही ये 8 मीटर की दूरी से देख सकते हैं। मतलब इन्हें हमसे 4 गुना चीज़ें ज़्यादा दिखाई देती है। चील, बाज और गिद्ध को हमसे 4 गुना ज़्यादा चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है, ये वाली बात याद रखिए, चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर देख पाते हैं। ठीक है, देखिए, जो दिन में जागने वाले जानवर हैं, जो जानवर दिन में जागते हैं, और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो रात को जागते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, और रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काला ही देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि रात में जागने वाले जानवर कुछ चीज़ें किस रंग की दिखाई देती हैं, तो उन्हें सिर्फ 2 रंग की दिखाई देती हैं, और वो 2 रंग कौन कौन से हैं? सफ़ेद और काला। ये इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है हमेशा। आप देखना ईवीएस में ये क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा कि रात में जागने वाले जानवर को चीज़ों का रंग कैसे दिखाई देता है, तो आपका आंसर होगा काला और सफ़ेद। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ सांप के बारे में। देखिए, सांप भी कुछ ऐसे ही सुन पाते हैं। सांप कुछ इसी तरीके से सुन पाते हैं, उसके बाहरी कान नहीं होते, और वह ज़मीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। सांप के क्या होता है कि सांप के बाहरी कान नहीं होते, वो किससे पहचानता है? वो ज़मीन पर जो कंपन होता है ना, उससे पहचान लेता है। अब मैं आपको बताती हूँ आगे, आवाज़ें अलग अलग। देखिए, जैसे कि लंगूर हुआ, मतलब आवाज़ें अलग अलग का मतलब है कि मुसीबत आने पर ये किस तरह अपने दूसरे साथियों को बताते हैं कि कोई मुसीबत आ रही है, या कोई मुसीबत आकर पड़ गई है। तो देखिए, अब जैसे मैं आपको बताती हूँ आवाज़ें। लंगूर पास आती मुसीबत को, मतलब लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ें निकालते हैं। आपको समझ में आया? लंगूर जब शेर और चीता को देख लेता है तो वो एक अलग तरीके का साउंड निकालता है, जिससे कि जो उसके साथी हैं उन्हें पता चल जाए। मतलब उनका ये एक साइन होता है कि उस आवाज़ से दूसरे जो उसके साथ के साथी हैं वो पहचान जाते हैं कि मतलब शेर और चीता आ गए हैं। ठीक है, पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले पक्षी के लिए एक तरह की आवाज़, और ज़मीन पर चलकर आने वाले पक्षी के लिए दूसरी तरह की आवाज़। इसी तरीके से क्या होता है कि पक्षियों को भी दूसरे जानवरों से मतलब खतरा होता है, तो उनके लिए वो क्या करते हैं कि जो उड़कर आने वाले पक्षी हैं उनके लिए अलग तरीके की आवाज़ निकालेंगे, उससे पता चलेगा कि कोई पक्षी उड़कर आया है। ठीक है, और जो ज़मीन पर चलकर रेंग कर आने वाले हैं उनके लिए वो अलग तरीके की आवाज़ निकाल कर संकेत देते हैं, जिससे कि पता चलता है कि कोई जो पक्षी है वो ज़मीन पर तैर कर आ रहा है। जैसे कि उन पक्षियों को भी तो खतरा होता है, नहीं कोई उनका अंडा ना खा ले, कोई उनके घोंसले में घुस के उनके बच्चों को ना खा जाए, तो इसलिए वो अपने जो दूसरे साथी हैं उनको संदेश इसी तरीके से देते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ मछली के बारे में। आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कुछ इतना टफ है भी नहीं कि आपको समझ में ना आए। चलिए अब मैं बताती हूँ मछलियों के बारे में। मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। जब कोई खतरा आने वाला होता है तो मछलियाँ क्या करती हैं कि खतरे की जो चेतावनी देती हैं वो एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ सन 2004 में दिसंबर में जो सुनामी आई थी उसके बारे में। देखिए, सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई। मतलब मछलियाँ, मैंने भी आपको क्या बताया कि वो एक खतरा आने पर क्या करती हैं, चेतावनी देती हैं, और कैसे बिजली की तरंगों के द्वारा देती हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से उन्होंने सुनामी के कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार को अंडमान की एक जाति है, खास आदिवासी जाति समझ गई थी। जब उन्होंने कुछ अजीब तरीके का व्यवहार किया था, उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया था। क्या हुआ था कि जो अंडमान के लोग हैं उन्होंने क्या करा, उस इलाके को ही खाली कर दिया, क्योंकि वो जानवरों के बिहेवियर से ही समझ रहे थे कि कुछ ना कुछ खतरा है। इस प्रकार जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए। मैंने भी आपको बताया कि मछलियाँ क्या करती हैं, खतरा आने पर कोई चेतावनी देती हैं। तो उन्होंने जो अंडमान की जो जाति है, अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई थी। उनका व्यवहार ही अजीब व्यवहार वो लोग जानवर कर रहे थे। जानवरों के अजीब व्यवहार से उन्हें पता चल गया था कुछ ना कुछ खतरा आने वाला है। तो उन्होंने क्या कर दिया था कि उस इलाके को खाली कर दिया था। इस प्रकार जाति के लोग सुनामी जब वहाँ सुनामी आई, जब तक वो लोग खाली कर चुके थे और वो सुनामी के कहर से बच गए थे। अब मैं आपको बताती हूँ स्लोथ के बारे में। देखिए, स्लोथ भी क्या होता है, एक भालू की तरह दिखने वाला जानवर है। स्लोथ क्या बता रही हूँ मैं आपको, अब स्लोथ के बारे में बता रही हूँ। ये रहा स्लोथ के बारे में क्या होता है कि ये एक ये भी एक जानवर है और ये भालू की तरह दिखता है।
मैंने आपको बताया कि स्लोथ क्या है, एक जानवर है और ये देखने में कैसा होता है, ये भालू के जैसा दिखता है। देखिए ये भालू के जैसा दिखता है, ये दिन के स्लोथ के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊंगी। अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये भालू के जैसा दिखता है और दिन के करीब 17 घंटे, कितने घंटे, 17 घंटे, आप यहाँ पर मेंशन करिए 17 आवर्स, 17 घंटे पेड़ों से उल्टा सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। जो स्लोथ हैं वो कैसे दिखते हैं, भालू के जैसे दिखते हैं। और क्या करते हैं कि ये करीब दिन में 17 घंटे, सोचिए 17 घंटे पेड़ों से उल्टा सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसकी पत्तियां खाते हैं, मतलब ये जिस पेड़ पर रहते हैं जमीन पर उतरते ही नहीं, उसकी सारी पत्तियां खाते रहते हैं। पत्ते खाकर उसी पेड़ उसी पेड़ पर ये क्या करते हैं, उसी पेड़ के पत्ते खा खाकर ये वहाँ पलते हैं। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। मतलब देखिए इतने लेजी होते हैं कि उस पेड़ पर जिस पर रहते हैं वहीं सोते हैं, 17 घंटे उल्टे लटक कर सोते रहते हैं। और जब भूख लगती है उठते हैं तो खा लेते हैं, उसी पेड़ की पत्तियां खाते रहते हैं। और जब उस पेड़ की पूरी कंप्लीट सारी पत्तियां खा जाते हैं तब क्या करते हैं, उसके पास में जो पेड़ होता है उस पर चले जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में, और इनकी जो आयु होती है वो लगभग ये कितने साल तक जिंदा रहते हैं, तो ये 40 वर्ष तक ही अपनी जिंदगी को जी पाते हैं। ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं, इतने लेजी होते हैं कि अपने 40 साल की जिंदगी में ये सिर्फ अपने आस पड़ोस के 8 पेड़ पर ही घूम पाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से उतरते हैं, देखिए, और सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। समझ में आया होगा कि मैंने क्या बताया। देखिए यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है स्लोथ के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसके हर एक पॉइंट को याद रखिए क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में सीटेट के एग्जाम में देखने को क्वेश्चंस मिलेगा। जैसे कि स्लोथ कितने घंटे सोता है, तो आपका आंसर होगा 17 आवर्स दिन में। और कैसे सोता है, उल्टा लटक कर पेड़ पर। और क्या करते हैं, भोजन कहाँ से करते हैं, वो जिस पेड़ पर रहते हैं उसकी सारी पत्तियां खा जाते हैं। और इनकी जो जीवन होता है वो कितने वर्ष तक का होता है, 40 वर्ष तक का होता है, ठीक है। और उस पूरे 40 वर्ष के जीवन में सिर्फ 8 पेड़ों पर ही अपना जीवन वो करते हैं, बस पास के पेड़ में ही चले जाते हैं, पास के पेड़ों पर। और क्या खाने में क्या खाते हैं, उसी पेड़ की पत्तियां खाते हैं जिस पर ये रहते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि एक सप्ताह में सिर्फ एक बार ही शौच करने के लिए ये जमीन पर उतरते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे मैं बताती हूँ, इसका लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर में कि बाघ। बाघ जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे, जंगल में शेर, बाघ, ये सब आपको देखने को मिलता ही है, चीता। समझ पा रहे होंगे आप बाघ किसको बोलते हैं। देखिए बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। मैं आपको बाघ के बारे में हर पॉइंट बताऊंगी। देखिए बाघ क्या है कि अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है, मतलब अंधेरे में भी जितना हम दिन में रोशनी में देख पाते हैं, अंधेरे में ही हमसे 6 गुना और ज्यादा देख सकता है बाघ। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं। भाप जो ये बाघ है उसकी मूछें पहचानती है, मतलब बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं और उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे इन्हें अंधेरे में भी रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। देखिए मैंने भी आपको बताया बाघ की जो मूछें होती हैं वो जो कंपन हो रहा होता है जमीन पर उससे ही भाप लेते हैं कि शिकार किधर है, और वो अंधेरे में भी अपने शिकार को ढूंढ लेते हैं। और पहली बात तो यह है कि मैंने भी आपको क्या बताया कि वो अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। और देखिए वो अपने कंपन को किससे पहचान लेता है, अपनी मूछों से ही पहचान लेता है कि किधर कंपन हुआ, और वो आसानी से अपने शिकार को पकड़ लेता है। अब मैं आपको बताती हूँ बाघ। बाघ कैसे पहचानता है कि उसके इलाके में दूसरे इलाके से बाघ आ गया है, तो देखिए बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ जाते हैं। कैसे पता चलता है कि जो बाघ होते हैं वो अपने इलाके में जो मूत्र करते हैं उसकी गंध से पता चलता है कि इसी इलाके का बाघ है। अगर दूसरे इलाके का बाघ आ गया तो वो उसके मूत्र से ही पहचान लें, जैसे कि मैंने आपको बताया कुत्ता भी ऐसे इसी तरीके से पहचान लेता है। अब मैं आपको बताती हूँ, एक बाघ दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है। क्या करता है कि एक बाघ, मैंने भी आपको बताया कि ये बाघ जो पहचानते हैं दूसरे बाघ को मूत्र की गंध से ही पहचानते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ बाघ का गुर्राना। जो बाघ का गुर्राना है वो कितनी किलोमीटर दूरी तक सुना जा सकता है, तो देखिए बाघ जब गुर्राता है ना तो उनकी जो आवाज़ है वो 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। तो देखिए बाघ जब बोलता है मतलब इस तरीके से तो वो 3 किलोमीटर दूर तक हम सुन सकते हैं। मैंने भी आपको बताया ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में याद रखिए, जैसे कि 3 किलोमीटर दूर तक हम सुन सकते हैं और 6 गुना बेहतर वो देख सकता है अंधेरे में। और कैसे पहचानता है, मूछों से जो कंपन, मतलब जो कंपन होती है वो अपनी मूछों से उसको पहचान लेता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए। देखिए हाथी को उसके दांतों, गैंडे को उसके सींगों के लिए और मगरमच्छ को
मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। मैं आपको बताती हूँ, हाथी को किस लिए, उसके दांतों के लिए, और गैंडे को उसके सींग के लिए। मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कस्तूरी हिरन। आपने सुना है कस्तूरी हिरन के बारे में? इसका क्यों शिकार किया जाता है? देखिए, कस्तूरी हिरन की थोड़ी सी खुशबू के लिए इसे मार दिया जाता है। इसके अंदर एक खुशबू की चीज होती है, उसको मारकर उसको निकाल लिया जाता है। तो कस्तूरी हिरण को किस लिए मारा जाता है? उसके थोड़ी सी खुशबू के लिए उसको मारा जाता है। चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट। देखें, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में अगर पूछा जाए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। और इसे किस नाम से जाना जाता है? नेशनल हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हेली नेशनल पार्क के नाम से इसको जाना जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को, ये उत्तराखंड में है। अगर आपको मैं बताऊं कि घाना घाना नेशनल पार्क किधर है, तो ये घाना जो है वो है राजस्थान के भरतपुर में। इन शिकारों में मतलब इन जंगलों में शिकार करना मना है। मतलब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है और घाना राजस्थान के भरतपुर में है। लेकिन इसमें क्या है कि इन जंगलों में शिकार करना बिल्कुल मना है। तो ये पहला चैप्टर मैं आपके साथ ईवीएस की क्लास फिफ्थ ईवीएस की जो बुक है उसका पहला चैप्टर आपके साथ मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। उसका हर एक पॉइंट मैंने आपको बताया, जितने भी जानवरों के बारे में दिया गया था। आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, आज के लिए मैं आपको इतना ही बताऊंगी। अगर आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ समझ में आया तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।